बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी डॉक्टर मोहम्मद आकिब दिलशाद है। आई एम करंटली वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रेंटोलॉजी एट गैस्ट्रेंटोलॉजी यूनिट लाहौर जनरल हॉस्पिटल। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने लगे हैं वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आम आवाम में इसके बहुत सारे मरीज़ पाए जाते हैं। इसको कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या सीने की जलन, आम लफ्ज़ों में इसको कहते हैं। ये एक कंडीशन है जिसमें तज़ाबियत मैदे से ख़ुराक की नाली की तरफ आती है। जनरली ये कंडीशन तब होती है जब मैदे और ख़ुराक की नाली के दरमियान नॉर्मल कंडीशन में एक फंक्शनिंग वन वे वाल्व होता है, यानी रास्ते का ऊपर से नीचे ख़ुराक के आने के लिए एक वाल्व लगा है जो कंट्रोल करता था कि खाना ऊपर से नीचे आए, और नीचे से मैदे में क्योंकि तज़ाबियत होती है और ख़ुराक की नाली में नहीं, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए एक बैक वॉल या वन वे वाल्व लगा है कि मैदे में से ख़ुराक की नाली में ना जा सके, क्योंकि ख़ुराक की नाली के अंदर तज़ाबियत से बचने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं। जब ये वाल्व किसी वजह से इनकॉम्पिटेंट हो जाए तो मोस्टली ये डिज़ीज़, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ कहते हैं, ये अपनी मैनिफेस्टेशंस देती है। यानी जब भी हम खाना खाते हैं और मैदा ख़ुराक से भरता है या उसमें कोई ऐसी ख़ुराक होती है जिससे तज़ाबियत ज़्यादा रिलीज़ होती है, तो एज़ अ रिज़ल्ट उसके नतीजे में वो तज़ाबियत मैदे में से ख़ुराक की नाली की तरफ जाती है, और जब वो ख़ुराक के साथ तज़ाबियत और तेज़ाब ऊपर जाता है मैदे का, तो वो ख़ुराक की नाली में जलन की अलामात देती है, जिससे हम कहते हैं कि जी सीना जलता है, या खाने के बाद जलन या बदहज़मी की शिकायत होती है। ये एक कॉमन कंडीशन है। जब आपको इस तरह के सिम्टम्स हों तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे अहम चीज़ ये है कि हम रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करें कि हमें ये क्यों हो रहा है, और कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनके करने से इनसे बचा जा सकता है, और तीसरी जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो दवाइयों के तौर पे है। सबसे पहले ये कि हमें अपने रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं कि हमें अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या सीने की जलन हो रही है तो क्या वजह है। एक कॉमन वजह जो देखी जाती है कि मोटापा अगर है तो उससे रिफ्लक्स जो है वो एग्रीवेट होता है। दूसरा ये अगर तंबाकू नोशी या सिगरेट जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी एसिड क्लियरेंस या ख़ुराक की नाली में से एसिड की क्लियरेंस अफेक्ट होती है, तो उससे सीने में जलन होती है। या हम बाहर से खाने इस किस्म के खाते हैं जो फ्राइड या तले हुए ज़्यादा हैं या मिर्च मसाला ज़्यादा है, तो उससे रिफ्लक्स का प्रॉब्लम एग्रीवेट होता है। एहतियात जो जनरली मैं अपने मरीज़ों को एहतियात बताता हूँ कि क्या एहतियात करनी है, ये समझें कि जैसे एक बोरी है जिसका मुँह खुला है, यानी उसके ऊपर कोई डोरी नहीं बंधी हुई, तो अगर वो बोरी का मुँह खुला है तो जब आप बोरी को फुल भरेंगे तो उसमें से चीज़ें स्पिल करेंगी। क्या करना है कि बोरी को पूरा नहीं भरना। मैदा अगर आपकी एक बोरी है तो आपने बोरी पूरी नहीं भरनी, यानी खाना जब खाना है तो थोड़ी गुंजाइश रखनी है। अगर आप फुल भरेंगे तो जाहिर बात है उसका मुंह खुला हुआ है, यानी जो वाल्व है वो इनकॉम्पिटेंट है, तो तज़ाबियत सारी ख़ुराक की नाली की तरफ जाएगी। मैदे को खाने के वक्त थोड़ी गुंजाइश रख कर खाएँ ताकि ये स्पिल ना करे दूसरी तरफ। दूसरा, कुछ खाने ऐसे हैं जिनसे मैदे के खाली होने का टाइम बढ़ जाता है, जैसे कि फैटी मील्स जिसको हम कहते हैं कि तली हुई चीज़ें, जैसे समोसे, पकोड़े या फ्राइड चिकन, तो ये इन चीज़ों से मैदा खाली होने में टाइम जो यूजुअल 1.5 से 2 घंटे है तो ये 3 से 4 घंटे चला जाता है। तो जब खाली होने का टाइम बढ़ता है तो भी रिफ्लक्स बढ़ता है। तब जब खाएं थोड़ी गुंजाइश रख कर खाएँ। खाने में जो ये फैटी चीज़ें हैं या जो तली हुई चीज़ें हैं इनसे एहतियात करें। नंबर 3, खाने और सोने में थोड़ा फ़र्क रखें। यानी अगर हम खाना खाते हैं और रात का खाना खाने के फ़ौरन बाद या दोपहर के खाने के बाद हम लेट जाते हैं, तो देखें कि एक बोरी जो भरी हुई है और अगर हम उसको फ्लैट लेटा देंगे तो उसमें से चीज़ें बाहर ही निकलेंगी। एज़ अपोज टू अगर उसको अपराइट रखें तो उसमें से चीज़ें स्पिल करने की चांसेस कम है। इसी तरह जो मैदा भरा हुआ है और उसके बाद हम लेट जाते हैं और तो वो सोने के लिए या कैलूले के लिए, तो वो खुराक जो है उससे रिफ्लक्स खुराक की नाली की तरफ जाता है। तो चाहिए कि खाने और सोने का टाइम इस तरह एडजस्ट करें कि जब हमने लेटना है उससे 2 घंटे पहले से हम खाना पीना मुकम्मल कर लें। यानी रात को लेट से अगर आप 10 बजे सोते हैं तो रात का खाना आप 7:30 8 बजे खा लें, ताकि जब आप लेटें तो आपके मैदे में से खुराक ज़्यादातर आगे चली गई हो, क्योंकि अगर वो मैदे में पड़ी रहेगी तो वो फिर ज़्यादा तज़ाबियत खुराक की नाली की तरफ जाएगी। एक एहतियात, मिर्च मसाला कम, तली हुई चीज़ें बंद, खाने के फ़ौरन बाद बिस्तर पर ना लेटें, खाने और सोने में 2 घंटे का फ़र्क रखें। अगली एहतियात ये कि खाने के बाद झुक के करने वाले काम ना करें। यानी अगर आपका मैदा भरा हुआ है तो नमाज आपने पढ़नी है तो पहले नमाज़ पढ़ दें और नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद अगर आप सजदे के लिए या रुकू के लिए झुकेंगे तो आपका रिफ्लक्स या तज़ाबियत ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगी। इसी हवाले से एक और एहतियात है कि सोने के हवाले से
जो आपका बिस्तर है वो बिस्तर के सर वाली तरफ जो पाए हैं बेड के या चारपाई के, उसको अगर हम एक एक ईंट रख के ऊंचा कर लें तो सर वाली साइड ऊंची और पाँव वाली थोड़ी नीची हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप लेटते हैं तो रिफ्लक्स जो है वो कम होता है, यानी एसिड आगे को ज़्यादा जाएगा और वापस की तरफ कम आएगा। सो ये वो बुनियादी एहतियात हैं जो हमें रिफ्लक्स मैनेज करने में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसको कहते हैं, ये हेल्प करती है। इसके बाद जैसे हमने कहा कि आइडेंटिफाई करना है रिस्क फैक्टर को वज़न के हवाले से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। इसके अलावा फिर कुछ दवाइयाँ हैं जो मैदे की तेज़ाबियत को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा मैदे की हरकत को इम्प्रूव करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। इस तरह कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो लोकली हम सिरप की शक्ल में लेते हैं और वो तेज़ाबियत को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर देती हैं, सो सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। सो ये है ओवरऑल अगर हम रिफ्लक्स के हवाले से देखें। सो मेजॉरिटी हमारे पेशेंट्स अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फॉलो करें और दवाई का शॉर्ट कोर्स लें और सिम्टम जब बेहतर हो जाते हैं तो उसके बाद हम दवाइयों को कम करके सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे मेजॉरिटी पेशेंट मेंटेन कर लेते हैं। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे अकेले मेंटेन नहीं रहते उनको कई दफ़ा लंबा अरसा एक गोली लेना पड़ती है। सो ये है, आप उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप अपने तौर से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अडेप्ट करके अपने सिम्टम्स को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।